ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहाँ तक हो गया तामला? हाँ, विमेंस वाला हुआ। अच्छा, हेल्थ भी हुआ था। एजुकेशन, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी वाला तो आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, है ना। पॉवर्टी में थोड़ा सा आपको कमिटीज़ वगैरह करनी है कि किन किन की रिकमेंडेशन है कमीशंस की। पॉवर्टी को कैसे नापते हैं, व्हाट इज़ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फिर पॉवर्टी इंटरनेशनल लेवल पे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो एसडीजी के हिसाब से पॉवर्टी, देखिए 4 चीज़ें आप अपने रिजर्व में रखिए। फर्स्ट एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल्स हैं, उनको रट लीजिए। एग्ज़ाम में बार बार लिखना पड़ेगा आपको, लगभग हर क्वेश्चन में, खास करके सोशल इश्यूज़ में और इसमें हर क्वेश्चन में आपको ये लगेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कुछ चीज़ें ऐसी है यूपीएससी के मेंस में, एमपीपीएससी के मेंस में जो आपको लिखना ही है, बिल्कुल फिक्स है वो, क्योंकि उसके बिना बेस नहीं बनता, ठीक है ना। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वाली चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं जब भी व्यक्ति के अधिकारों की बात आती है, तभी आपका आंसर अच्छा बनता है। सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले डेफिनेशन, फिर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अकॉर्डिंग टू कोई डिसीजन है अगर मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का और उसमें अगर कोई डेफिनेशन निकल करके आ रही है तो वो, या फिर मिनिस्ट्री, है ना, संबंधित मिनिस्ट्री, मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय की रिपोर्ट, मंत्रालय का कोई वेबसाइट पे दिया गया कोटेशन, उन सब से चीज़ें निकालनी है आपको। तो मिनिस्ट्रीज, तो ये तैयारी करने का एक तरीका है कि मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की वेबसाइट पे जाइए, यूएन की वेबसाइट पे जाइए, हेल्थ का है तो WHO की वेबसाइट पे जाइए। तो ये आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा स्टाइल नहीं है ये पढ़ाने का, मैं खोल के और अच्छे तरह से समझाता हूँ, बट मार्क्स लेने के लिए तो यही तरीका है, मार्क्स लेने के लिए यही तरीका है। आप बाकी मेरे पुराने लेक्चर सुन करके आप समझ लीजिए, उसमें सब समझाया हुआ, बहुत डिटेल में समझाया हुआ, बहुत अच्छे से खोल के बताया हुआ। एग्जाम्पल बहुत लोकल वाले, अभी मैं एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं आप, ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो एक बार आप बन गए तो फिर आपका व्यक्तित्व तो अपने आप काम आ जाएगा। किसी का व्यक्तित्व तो नहीं भी होता है और वो कलेक्टर होता है, बोंदू सा दिखता है, फिर भी उसका इम्पोर्टेंस है तो उससे कोई वो लेना देना नहीं होता, बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस बार जो मेरी लेक्चर्स हैं, सारी सीरीज़ आप देखेंगे कि पूरी बनाने वाले पे, आपको बनाना हमारा उद्देश्य है कि आप बन जाओ, बस बाकी बाद में देख लेंगे, व्यक्तित्व भी बना लेंगे फिर, ठीक है ना। तो फिर भी पर वो भी ज़रूरी है, दबाव भी नहीं आना चाहिए, तनाव भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ें देख लीजिए। फिर आएगी आपके कमीशंस और कमेटीज़ जिनकी रिपोर्ट है, कमीशंस और कमेटीज़ की रिपोर्ट है, और फिर सरकार के प्रोग्राम, सरकार के कार्यक्रम। तो गरीबी के मामले में ये वाला ले लीजिएगा, और जैसा हमने हेल्थ का किया है वैसा ही एजुकेशन का है, जैसे हेल्थ का है वैसा ही एजुकेशन का है, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा सा और वास्ट है क्योंकि हेल्थ का लिमिटेड होता है, ठीक है ना। एजुकेशन का ज़्यादा वास्ट है क्योंकि एजुकेशन पे प्रोग्राम भी ज़्यादा है, क्योंकि हेल्थ में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत ज़्यादा है, हेल्थ में भी बहुत प्राइवेट सेक्टर है और एजुकेशन में भी बहुत प्राइवेट सेक्टर है।
लेकिन गांव-गांव तक अभी प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में नहीं पहुंचा। हेल्थ सेक्टर में पहुंच गया फिर भी थोड़ा, लेकिन एजुकेशन में नहीं पहुंचा, है ना। गांव में अभी भी जो भारत के विकास का रास्ता जो अमर्त्य सेन बोलते हैं और तमाम लोग जो बोलते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो गांव के हैं, हिंदी मीडियम वाले या लोकल वर्नाकुलर वाले, लोकल लैंग्वेज वाले प्राइमरी स्कूल, वहीं से भारत का विकास होना है। उसको जब तक आप अच्छा नहीं बना देंगे, दोनों सेक्टर ऐसे हैं, हेल्थ और एजुकेशन, जिसमें जीडीपी के 6% की बात होती है कि 6% आप हेल्थ को दो, 6% आप एजुकेशन को दो। तो एजुकेशन क्या है? तो सबसे पहले एजुकेशन की डेफिनेशन, शिक्षा, एजुकेशन, तो वही आ जाएगा फिर से 4A's और वो सब चीज़ें, यानी कि उसके आगे उसमें बढ़ाने में। तो बट कि ये एजुकेशन एक तरह की अवेयरनेस है। क्या है? अवेयरनेस है, नॉलेज बेस्ड है, ज्ञान आधारित अवेयरनेस। यूँ तो कई लोग अनपढ़ होते हैं फिर भी अवेयर होते हैं, बाकी ये अवेयरनेस होगी नॉलेज बेस्ड अवेयरनेस, नॉलेज बेस्ड अवेयरनेस। और इसमें कोई न कोई मीडियम होता है, या तो आपकी मातृभाषा मदर टंग होती है, या फिर इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कोई न कोई मदर टंग में शिक्षा दी जाती है। अवेयरनेस किस में पैदा की जाती है? मदर टंग में या फिर किसी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और उसका एक पाठ्यक्रम होता है, शिक्षा में एक पाठ्यक्रम होता है, यानी कि करिकुलम होता है, सिलेबस होता है। तो एक सिलेबस बना करके सीढ़ी वार बनाया जाता है, उसको स्टेप वाइज पढ़ाया जाता है, इस एक कक्षा से दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे। तो जो बहुत समाज के जो सबसे नए सदस्य होते हैं उनका सोशलाइजेशन होता है इसके माध्यम से। न्यू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनका क्या होता है? समाजीकरण होता है, वो सीखते हैं, ये शिक्षा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो शिक्षा के टायर लिख लीजिए, टीयर या टायर जो भी आप लिखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी में ही दो तरह के, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर और सीनियर हो जाएंगे। तो 11th 12th को हम लोग सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, हिंदी में उच्चतर बोलते हैं, उच्च, उच्च और उच्चतर, सीनियर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, लास्ट में हायर एजुकेशन। फिर बाद में तो रिसर्च वाला पार्ट है, फिर तो रिसर्च हो जाता है, पीएचडी हो जाता है, वो बात की बात है। तो ये शिक्षा के टायर हैं। अब प्राइमरी एजुकेशन, तो हम लोग जब एजुकेशन गारंटी स्कीम की बात करते हैं, या आज अब हम खास करके राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो 14 ईयर से पहले जो शिक्षा है 14 ईयर तक, सेकेंडरी एजुकेशन तक लगभग, वो हम किसको बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, और ये सरकार की जिम्मेदारी कि वो कराएगी। तो यहाँ ऐसे लेके आना है, अब एंगल कैसे लेके आना है आपको समझ में आया ना। पहले टीआर बना दिए, फिर बाकी फिर आदमी में जिसमें योग्यता होगी वो, अब आपको स्टेटिस्टिक्स लेना पड़ेंगे, डेटा। यहाँ डेटा लगेगा, देश भर में कितने प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, सेकेंडरी स्कूल्स कितने हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कितने हैं, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कितना है, एनरोलमेंट रेट कितना है, एनरोलमेंट कितना होता है, उसमें लड़कियां कितनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लड़के कितने हैं, कौन जल्दी एजुकेशन छोड़ देते हैं, आगे नहीं पढ़ते। तो भारत में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लोग, यानी कि 40% के आसपास हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, यानी कॉलेज में जाते हैं, बाकी बच्चे स्कूल लेवल तक ही रह जाते हैं। तो SC ST में आप जाएंगे तो वहाँ पर SC ST में 30% ही है, बाकी 50 है, 30%। महिलाओं में जाएंगे तो 40%, बाकी बच्चे वहीं तक रह जाते हैं, हायर एजुकेशन में नहीं जाते, यानी कि कॉलेज में ही नहीं जाते हो, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। तो ये आपको डेटा लिखना पड़ेगा, असर रिपोर्ट लिखनी है, एक असर रिपोर्ट, AACR असर रिपोर्ट। असर रिपोर्ट वाले
बिल्कुल है, एक एनजीओ है, लेकिन बट उनका जो पूरा देश उसको मानता है, गवर्नमेंट भी मानती है। वो जब बताते हैं कि 7th स्टैंडर्ड का 8th स्टैंडर्ड का बच्चा 4th वाली कॉपी नहीं पढ़ पाता, यानी किताब नहीं पढ़ पाता, वो छोटे मोटे सवाल भी नहीं कर पाता जो 2nd, 3rd, 4th के बच्चों को कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब वो उसका डिजिट वाला न्यूमेरिकल वाला नॉलेज है वो भी बहुत कम है, कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, और पढ़ना और लिखना भी नहीं आता, लिखना तो और भी नहीं आता। तो बहुत बुरी हालत है, और कोविड में ये और ज़्यादा घातक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा वाले में आएंगी, मैंने पॉइंट्स बता दिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्कूल्स वाला पुराना हो गया, अब आजकल क्वेश्चन नहीं आता। पहले जब तैयारी करते थे तो नवोदय विद्यालय क्या है, केंद्रीय विद्यालय क्या है, आश्रम विद्यालय क्या है, सैनिक विद्यालय क्या है, ऐसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, अब बंद हो गए हैं लगभग। तो अब थोड़ा सा तरीका दूसरा हो गया, अब पढ़ने का तरीका दूसरा हो गया, सरकार की स्कीम्स है ना। तो अभी आपको अब उसमें नहीं जाना है, जो इंडिया 2023 वाली आप खरीदोगे, भारत 2023, उसमें जो शिक्षा लिखी हुई है उसमें पढ़ लेना है, एक बार एक रीडिंग लगा लीजिए, लेकिन वो आंकड़े अब ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। यूनिक चीज़ें क्या है वो, तो जब आप ये डेटा वगैरह सब लिख लेंगे तो अब आएंगे आप लोग प्रॉस्पेक्ट्स पे। प्रॉस्पेक्ट, सरकार का एम क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ नोट्स बनाने का आपको कि नोट्स कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन इसी में से निकलेगा, कहीं न कहीं से क्वेश्चन यहीं से आएगा। प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ आप तैयार करेंगे भविष्य के लिए सरकार की योजनाएं, यानी कि कहाँ जाना है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, कितने 2030 तक हम कहाँ पहुँचेंगे, साक्षरता को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सामान्य भाषा में हम बोलते हैं नई शिक्षा नीति। ठीक है ना, अखबार वालों के हिसाब से वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन जब हम लिखते हैं एनईपी तो एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये चूंकि सरकार लेके आई है तो डेफिनेटली इसमें भी यही हर टीयर में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे, अब कई लोग बोलते हैं कि ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है, कागजों में बहुत अच्छी है ऑन पेपर, बट रियल में जब ये ग्राउंड लेवल पे आएगी इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत टफ टास्क है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे, वो नोट्स जरूर बना लीजिए, मैं ग्रुप में डलवा दूंगा एक शॉर्ट में, तो उसको आप रट लीजिएगा। ठीक है ना, 4-5 पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन पे क्या करना है, इस पे क्या करना है, उस पर क्या करना है, हो जाएगा। तो वो वहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट, तो ग्रुप में जो लोग नहीं है ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो लोग भी वेबसाइट पे जाइए, आपको ग्रुप में जुड़ने के नंबर हैं। तो ग्रुप में जुड़ने से ये है कि आपको समय समय पे इन्फोग्राफिक, PDF और क्लास की सूचनाएं वगैरह मिलती रहेंगी। बाकी फालतू मैसेज कोई कर नहीं पाता, हमने सब ब्लॉक कर रखा है, कोई नहीं कर पाता। आप लोगों को ज़रूर सावधान रहना है उसमें, अगर आपको कोई पर्सनली कांटेक्ट करता है, परेशान करता है तो हमें बता सकते हैं। वैसे तो हम करवा देंगे, FIR करवा देंगे, हम लोग तो ज़्यादा दया नहीं करते हम तो करवा देंगे, FIR करवा देंगे। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये है, ठीक है। फिर आएगा चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस। तो यही है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, रिसोर्सेज कम है, सोर्सेज कम है हमारे पास, स्कार्सिटी है और बेनिफिशरीज बहुत हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सोर्स कम है। तो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हल्की है, टीचर की क्वालिटी और हल्की है, टीचर की क्वालिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, दोनों में टीचर की क्वालिटी बहुत हल्की है। जबकि बहुत ज़्यादा समझदार और ट्रेंड टीचर की ज़रूरत पड़ती है। या आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ सुनते हो, पहली बार सुनते हो,
इस क्लास में, जबकि ये सब स्कूल कॉलेज में पता चल जाना चाहिए, कोई बहुत नई बात नहीं है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो हमको पता नहीं है, तो ये सब तो स्कूल कॉलेज में पता होना चाहिए ना। तो वहाँ के टीचर्स क्या कर रहे हैं, उनने क्यों नहीं बताया? उनने बताना चाहिए, ये दिक्कत है। तो नींव कमज़ोर हो जाएगी तो टीचर्स की क्वालिटी बहुत बड़ी, जोग्राफिकल कंडीशन, कई जगह पर जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी हैं। तो अब ऐसे में जब भी चुनौतियाँ हो ना तो ऐसे बांट लिया करो, जैसे डेमोग्राफिक चैलेंजेस ऐसे लिखा करो, जनसांख्यिकीय चैलेंजेस है ना, डेमोग्राफिक चैलेंजेस, फिर सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस। सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस ये है कि बच्चों को कई जगह पर पढ़ाया नहीं जाता, लड़कियों को खास करके पढ़ने के लिए मना किया जाता है, तुम पढ़ लिख करके क्या करोगी। पैट्रियार्की, सोशियोलॉजिकल में पैट्रियार्की आ जाएगा, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। देखिए ऐसे बांट लेंगे ना अगर आप, तो आसान हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स बहुत पुराने हो गए हैं या फिर टूट गए हैं या फिर कच्चे हैं या फिर नहीं हैं या फिर दूर दूर हैं, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। रिसर्च लैब नहीं है, कई स्कूल हैं तो वहाँ साइंस की पढ़ाई तो होती है लेकिन लेबोरेटरी नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे, एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, ठीक है ना, तो केवल थ्योरी पढ़ के रह जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिक्स भी है। राजनेता नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें, तो पढ़ लिख जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे, फिर वोट कैसे लेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनेंशियल चैलेंजेस, जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज है, तो फिनेंशियल चैलेंजेस, ठीक है। और वो जोग्राफिकल टेरिटोरियल टाइप का वो चैलेंजेस तो ही हैं, खास करके उत्तराखंड में, हिमाचल में, पहाड़ों पे स्कूल कितना मुश्किल होगा, जम्मू कश्मीर में, है ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रॉब्लम भी है, कई जगह पर स्कूल ही नहीं लगते क्योंकि आतंकवाद की वजह से डर रहता है, खास करके जम्मू कश्मीर और इलाके में, तो लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रॉब्लम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में लिख सकते। रिलीजियस भी, सोशियोलॉजिकल के नीचे रिलीजियस भी लिख दीजिए, रिलीजियस। धर्म भी शिक्षा के खिलाफ है, क्योंकि लोग जागरूक हो जाते हैं तो फिर मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, हिंदू पूजा पाठ नहीं करेगा क्योंकि पढ़ने लिखने लग जाएगा, तो रिलीजियस चैलेंजेस। तो वहाँ जो रिलीजियस हमारे क्लर्जी जो हैं, मठाधीश और शंकराचार्य टाइप के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते शिक्षा का विस्तार उस तरह से हो, ठीक है ना। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध के नाम पे जो है वो विरोध होता है, ठीक है। तो ये है हमारी चुनौतियाँ। तो व्हाट शुड बी डन, जब आप लिखोगे वे फॉरवर्ड, तो दोनों तरह से इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है, अब फिर डिवाइड करिए कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कर सकते हैं, लोकल जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर सकती है, यानी लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। शिक्षा जो है वो कंकरेंट लिस्ट है, तो उसमें स्टेट को भी करना होगा और सेंटर को भी करना होगा, यानी कि यूनियन को भी करना होगा। सेंटर वर्ड थोड़ा सा निगेटिव होता है, अंबेडकर सेंटर वर्ड के खिलाफ थे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलते, यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने से उसका वेटेज बढ़ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो प्राइम हो जाती है, सुपर हो जाती है ना। तो उसके बजाय उसको बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, किसके प्रति, स्टेट्स के प्रति, यानी स्टेट्स का वो यूनियन है, सब ने मिलकर के यूनियन बनाना, ऐसा। सेंट्रल बोलने से वो, तो इसलिए जब भी कभी यूपीएससी में लिखो तो यूनियन गवर्नमेंट, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर वाले सेंट्रल गवर्नमेंट लिखते हैं, टीवी वाले बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हमको यूनियन गवर्नमेंट बोलना, केंद्र सरकार नहीं, संघ सरकार। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, पढ़ा है ना आपने, यूनियन गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो ये कंकरेंट लिस्ट है एजुकेशन, तो इसलिए ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए। और फिर एसडीजी तो वो ले ही आ सकते हो क्योंकि शिक्षा उसका पार्टी है, एसडीजी, ठीक है। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा और सब अवेलेबल है। आप जैसे ही गूगल में ये सब हेडलाइंस डालोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। और गवर्नमेंट की स्कीम है ही है, राइट टू एजुकेशन है। उसके अलावा पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ना बढ़ना, और तमाम प्रकार की सुविधाएं लड़कियों को देते हैं ना, जैसे कि साइकिल दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, लड़कों को भी लैपटॉप मिलता है, सबको पढ़ने लिखने वालों को कुछ, और मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, मेरिट में आने वालों को छात्रवृत्ति है। तो गवर्नमेंट के एफर्ट तो ढेरों हैं। तो ये सब इनको और करने की ज़रूरत है, फंड को और रेज करने की ज़रूरत है। अब आएगा रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट अभी 3% से ऊपर नहीं जा रही है, और जब वो 3% से ऊपर नहीं जा रहे और ज़रूरत कितनी है 6% की, तो बाकी का रोल कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर, अब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें वो आउटसोर्स कर सकता है, आउटसोर्स करवा सकता है, गवर्नमेंट वहाँ से कर सकती है। तो ऐसा करके दोनों को कोलैबोरेशन में लेकर के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। जहाँ लेब नहीं है गवर्नमेंट के पास में, वो प्राइवेट सेक्टर के लेब को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, खास करके इन्वेस्टमेंट। दूसरा पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप, हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, ठीक है। और कुछ बोलना आ जाए। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, एक और क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ पीपीपी। और दूसरा एक और मैंने आपको बताया कि हाँ नहीं एनजीओ नहीं आएगा, हाँ रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर आइए अगला, हायर एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन को अलग से नोट्स बनाइएगा थोड़ा सा। हायर एजुकेशन के लिए कमीशन आया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HACI। यूजीसी ऑलरेडी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांस बनाने की कोशिश की है इस गवर्नमेंट ने, HACI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये ज़्यादा एडवांस है, और हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर, दरअसल जब भी कभी कोई कमीशन बनेगा तो उसके 4-5 काम होगा। एक सबसे पहले जहाँ कहीं प्रॉब्लम है, लेक है, दिक्कत है, तो सबसे पहली चीज़ होगी सर्वे फर्स्ट। मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार भी मैंने कहा था सर्वे। सर कभी भी आप कलेक्टर हैं, कभी कुछ भी होगा तो आप कहोगे ना जांच करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे, देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑब्जर्वेशन, सर्वे फर्स्ट चीज़। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, कहाँ हमको ज़रूरत है, तो सर्वे फर्स्ट, देन प्लानिंग, प्रोग्राम बनाना, प्लान करना, एक्सपर्ट से रिकमेंडेशंस लेना, यानी कमेटी बनाना, ये देन इम्प्लीमेंटेशन। और ये किस लेवल पे? एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी, सभी लेवल, वो जितने भी आपको लेवल बताए। अब सोसाइटी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें। तो हायर एजुकेशन में एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी वाला। ये जिस स्टाइल में मैं पढ़ाता हूँ ना, ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है कि अब बच्चे एक साथ बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। अब इतने साल तक तो करवाया नहीं
और सब आप स्पेशलाइज सेक्टर के टीचर्स पढ़ाते रहे। अब मैं ये प्रयोग पिछले 27-28 साल से कर रहा हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, और मैं कामयाब रहा, और मैं पढ़ा पाता हूँ, अच्छे नोट्स बनवाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ सभी सब्जेक्ट्स की, और सारे सब्जेक्ट मुझे समझ में आते हैं और इक्वली समझ में आते हैं। ऐसा नहीं कोई कम ज़्यादा समझ में आता है या किसी से मुझे डर लगता है या कोई सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, एक जैसे ही हैं। सभी को मैं 30 दिन में 25 दिन में कंप्लीट कराता हूँ। एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को 25 से 30 दिन पढ़ाता हूँ, चाहे वो सोशियोलॉजी वाले सोशल इश्यूज़ हों, ये हों, आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं। किसी में भी ना तो हमको डर लगता है, ना किसी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्रेम है, एक जैसा है और एक जैसा समझा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई नई वाली 2020 वाली। कॉलेजेस में आप एक साथ बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, आप इसमें पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, किसी भी कैरिकुलम में शामिल हो जाइए, आप हो सकते हैं। अब इजाज़त है, पहले ऐसा था कि नहीं, वो टीचर बिनक जाता था कि तुम कहाँ से ले आए, तुम उधर LLB कर रहे हो, उधर BA भी करो, मर जाओगे साले, जेल जाओगे, ऐसे डरा देते थे। और होता भी था, कोई कर नहीं पाता था क्योंकि वो कागज़ रख लेता था आपका, वो वहाँ से माइग्रेशन होता था, वो एक जगह जमा हो जाता था, उसके बाद आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा। किसी में आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, कहीं आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, कहीं आप लिटरेचर में कर रहे हो, कहीं डिप्लोमा कर रहे हो, कहीं डिग्री कर रहे हो, फॉरेन की डिग्री भी कर रहे हो, चल रहा है। फॉरेन में होता है, एक बच्चा कई देशों में हाई स्कूल भी कर जाता है। मैंने अभी देखा, मैं अभी 3-4 बच्चों को वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल में मैंने देखा, तो 3-3, 4-4 जगह से हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे दिया उन्होंने। हाई स्कूल का एग्ज़ाम कई सारी जगहों से दे रखा उन्होंने। यहाँ से भी 12वीं किया, +2 वाला, यहाँ से भी 12वीं कर लिया, यहाँ से भी 12वीं कर लिया, अमेरिका से भी 12वीं कर लिया। एग्ज़ाम ही तो देना होता है। एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन फॉर्मेट में थे। तो अभी जब मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना पड़ा वहाँ, तो मैं गया उन बच्चों के, तो मैंने देखा कि जो ऑनलाइन वाले थे उनके नाम अलग से आ रहे थे, उनको अलग से, पर बट वो स्कूल का रिकॉग्निशन है, स्कूल वाले उनका भी सम्मान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ओपननेस, ये अब आई है इंडिया में, ये बहुत पहले आनी चाहिए। किसी को भी आप किसी सब्जेक्ट के प्रति रोकिए मत, दिमाग तभी खुलेगा। जैसे मैं अभी इतने अच्छे से आपको एजुकेशन में तमाम प्रकार की चीज़ें बता पा रहा हूँ, तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी रहा है सब्जेक्ट, मैं सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। मैं बायो का हूँ टीचर, मैं बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ाता रहा हूँ, लाइफ साइंस पढ़ाता रहा हूँ। मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो, या जो मेरा PG है वो बायोलॉजिकल साइंसेज में है, वो मैं बहुत अच्छे से डील कर लेता हूँ। और जब हम PMT की और मेडिकल की तैयारी करते थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो हमको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बेसिक साइंस, हार्डकोर साइंस, स्टेम हमारे लिए कभी हर्डल नहीं रहा। 10th पढ़ते थे तब मैथ्स पढ़ाते थे, घर पे कोचिंग पढ़ाते थे, स्कूल से ज़्यादा बच्चे हमारे घर पे मेरे से मैथ्स पढ़ते थे, मेरी क्लास के, तो हमको वहाँ दिक्कत नहीं आती। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें हमको वैसे ही अच्छी लगती है, इसलिए हम पढ़ते हैं। और सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा था, ज्योग्राफी और ये सब, तो आज पढ़ाते हैं, तो सब अच्छा लगता है। यही है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। और ये डिमांड है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ के देना पड़ेगा ना, तभी तो आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो जब आप कर सकते हो, आप तो अभी 22-23 साल के, आप टॉप भी कर जाओगे, और मैं अभी 50 साल का होकर के मैं उसको पढ़ा भी नहीं सकता, तो मतलब ये कैसा हो सकता है? आपसे तो दुगनी उम्र का हूँ ना मैं, तो मेरी तो महारत हो गई उसमें, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। अब बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं दिल्ली में, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ये वाला करें, पर अब बहुत समय, अब कोई 45 साल की उम्र में कोशिश करेगा, 40 में करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा उसको। हमने 21 साल की उम्र से ये शुरू कर दिया था, तैयारी हमने कभी बंद ही नहीं की। सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, उसको हमने कभी बंद नहीं किया, तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी मार्कशीट में सभी में डिस्टिंक्शन है, तो आप सभी सब्जेक्ट को अगली क्लास वाले को गाइड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं कि इसमें यूँ कर लेना, उस वाले में ये किताब खरीद लाना, उसमें ये रट लेना, ये नंबर आ जाएंगे। मेरे ऐसे ही आए थे
यही तो करना होता है, ठीक है। तो इतने साल से पढ़ने के बाद फिर हम सब जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हर साल का, तो वो जो वैल्यू एड होता जाता है, वैल्यू एडिशन होता जाता है, ठीक है ना। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी करिए। यही है नई शिक्षा नीति, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो हायर एजुकेशन में होना है वो यही होना है। हायर एजुकेशन में इससे रिवॉल्यूशन होगा, रिसर्च अप्रोच आएगी, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वही सब खास करके रिसर्च में, हायर एजुकेशन में रिसर्च के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की, उसके लिए भी अलग अलग योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं इकट्ठी कीजिए, ठीक है ना। योजनाएं इकट्ठी कीजिए, देश भर में कितने कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएशन के लिए कितने हैं, पीजी के लिए कितने हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या वगैरह सब स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा कीजिए, हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्पेशली एजुकेशन। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और ये सारी चीज़ें हैं, वो भी अलग से थोड़ा सा बनता है, उसको भी करिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का होमवर्क यदि आप ये बताए अनुसार करें, एक दिन का समय लगेगा आपको पूरा एजुकेशन तैयार करने में। चलिए, अब हम आते हैं कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स पे, जो सोशल प्रॉब्लम्स भी है और थोड़ी सी आती सोसाइटी में ही है, वो है डाइवर्सिटी से बेस्ड है, तो इसको डाइवर्सिटी से शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी, विविधता। तो डाइवर्सिटी में क्या होता है? डाइवर्सिटी दूसरों से, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, डाइवर्सिटी। तो इंडिया में हम लोग देखते हैं तो कितने तरह की डाइवर्सिटी हो सकती है। तो सबसे पहले एथनिक डाइवर्सिटी, पहले नंबर पे ये तैयार कीजिए, एथनिक डाइवर्सिटी। एथनिसिटी से, एथनिक डाइवर्सिटी। रेशियल डाइवर्सिटी, दोनों एंथ्रोपोलॉजिकल है इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ, सोसाइटी वाले में। रेशियल डाइवर्सिटी, जिनका सोशियोलॉजी है ऑप्शनल, उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी समझना ही पड़ेगा। मैंने बताया अभी, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, ठीक है। और डूबने की ज़रूरत है, मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आता, बिल्कुल परेशानी नहीं होती, सारे सब्जेक्ट ईजी लगते हैं और बहुत अच्छा दखल है और मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, सभी सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको हम पढ़ने में थोड़ा सा भी आनाकानी करें या कुछ करें। एक बार आप डूबेंगे तो फिर कनेक्शन बिठाना सीख जाएंगे। रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस से पहले लिंग्विस्टिक लिख दीजिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, एथनिक डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी। और भारत में तो जातीय विविधता है, कास्ट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कास्ट डाइवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी, तो लिस्ट हम बनाएंगे तो और भी मिल जाएगी, लेकिन ये हम हाँ रीजनल, सॉरी रीजनलिज्म, यस, रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रवाद इसी से उभरेगा, रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये खास है जिनको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए एथनिक डाइवर्सिटी। एथनिक से पहले रेशियल आ जाते हैं, फिर एथनिक पे आएंगे, ठीक है। पहले रेशियल डाइवर्सिटी। रेसिज्म आपने सुना होगा, एपार्थाइड मूवमेंट देखा था, रंग भेद, कलर वाला, स्किन कलर, हेयर, स्किन कलर, फेशियल फीचर्स, चेहरे के लक्षण, हाइट, ये डाइवर्सिटी। अब हरियाणा के लोगों को देखोगे काफ़ी लंबे होते हैं, दुबले होते हैं, लंबे होते हैं। हरियाणा में लंबे लोग होते हैं, पंजाब में भी लंबे लोग हैं, घने दाढ़ी वाले। दाढ़ी घनी है तो उनकी दाढ़ी अच्छी भी लगती है, बंगाल वालों की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, उनके थोड़े बहुत आते हैं बाल, तो वो उनकी दाढ़ी बन भी नहीं पाती। वैसे हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर की काफ़ी अच्छी दाढ़ी थी, लेकिन बाकी बंगाली और ओडिशा के लोगों को आप देखोगे तो उनकी दाढ़ी बहुत थोड़ी सी होती है। इन पंजाबी लोगों को देखो, सिख लोगों, ठीक है ना। तो रेशियल डाइवर्सिटी,
ये रेसिज्म, इसके आधार पर रेसिज्म होता है, प्रजातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, हंसी भी उड़ाई जाती है। कई लोग हंसी उड़ाते हैं जो छोटे कद के होते हैं, उन लोगों की जिनका चेहरा मंगोल होता है या पिचका हुआ होता है, तो उन लोगों के नाक के आधार पर हंसी उड़ाई जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो डाइवर्सिटी, सोशल प्रॉब्लम्स में पूरे भारत में बहुत डाइवर्स लोग हैं, बहुत ज़्यादा। एक पिक्युलर कोई आइडेंटिटी नहीं है ऐसे कि ये इंडियन है, ऐसा नहीं है। कभी वो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं वो चाइना से मैच करने लग जाएंगे, कुछ लोग जापानी लोगों से मैच करेंगे, कुछ लोग इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ, या ऊपर ईरान के लोगों से मैच करेंगे। जम्मू कश्मीर में ढेरों लोग जो है ईरानियन जैसे दिखते हैं, इराक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको सब तरह के फीचर्स मिलेंगे। पूरा दिल्ली वाकई में इंडिया है, दिल्ली पूरा इंडिया है, होल इंडिया, ठीक है ना। वहाँ साउथ के लोग भी मिल जाएंगे। तो ये फीचर्स के आधार पर जो डाइवर्सिटी होती है। दूसरा, आपके बिलीव, रिलीजन, आपकी मान्यताएं, एथनिक, कल्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी। एथनिक डाइवर्सिटी को आप कल्चरल डाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता, सैलेड बाउल वाला जो कंसेप्ट है, सैलेड बाउल, एक बाउल में सैलेड पड़ा हुआ है, तो सैलेड में आप सब तरह का जो है फल या खीरा और सब रखते हैं ना हम लोग, उसमें टमाटर भी होता है, सब चीज़ें होती है। तो सैलेड बाउल, सैलेड बाउल थ्योरी है। गुलदस्ता थ्योरी, जिसमें अलग अलग फूल लगते हैं, एक जैसा बगीचा नहीं, वो वाला, ठीक है। फ्लावर बास्केट, वो भी ले सकते हैं, या सैलेड बाउल ले सकते हैं। तो कल्चर, बहुत अलग अलग तरह के कल्चर हैं, और वही एथनिसिटी आती है। इसलिए लास्ट में जाकर के एक चैप्टर आएगा जिसको हम ख़त्म करेंगे, जहाँ इथनो नेशनलिज्म, उसी से नेशनलिज्म की भावना आती है। इथनो नेशनलिज्म, वो जो रीजनलिज्म आएगा ना, उसमें इथनो नेशनलिज्म आएगा, उसमें कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ आप समझिएगा इसको। तो रेशियल वाला हो जाएगा। तो शुरू की जो जो पॉपुलेशन हमारी जनगणना हुई थी, सेंसस, रिजले और गुहा, 1901। ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। रिजले और गुहा का वर्गीकरण बताइए भारत का। रिजले और गुहा का रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, रेशियल क्लासिफिकेशन, ये लिख लीजिएगा, गुहा और रिजले का क्लासिफिकेशन। पूरे भारत में रेसिज्म, मंगोलाइड कैरेक्टर, कॉकेशाइड कैरेक्टर, आर्यन कैरेक्टर, द्रविडियन कैरेक्टर, द्रविडियन मतलब निग्रोइड कैरेक्टर, निग्रोइड। और यही चीज़ लिंग्विस्टिक बायोडाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में भी आएगी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और एथनिक डाइवर्सिटी दोनों, रेशियल डाइवर्सिटी दोनों मैच करती है। जो द्रविडियन है उनमें निग्रोइड कैरेक्टर हैं, ब्लैक पीपल, यस। द्रविड़ लैंग्वेज, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, गोंडी, मध्य प्रदेश के में गोंडी, ये द्रविडियन लैंग्वेज है, और ये द्रविडियन कल्चर है, और ये द्रविड़ रेस है, यानी कि निग्रो रेस है। बाकी ऊपर मिक्स है। बंगाल में चले जाएंगे, उधर चले मंगोलाइड कैरेक्टर। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो साइनो टाइबेटन, चीनी तिब्बती परिवार, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है साइनो टाइबेटन लैंग्वेज। कल्चर हो गया साइनो टाइबेटन कल्चर, रेस हो गई साइनो टाइबेटन रेस, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं साइनो टाइबेटन, यानी चीनी तिब्बती। ये मैं जो सारे सब्जेक्ट बता रहा हूँ ना, इंटरमिंगलिंग हो रहा है कि नहीं, ये जितने सारे सब्जेक्ट पढ़े नहीं होते तो हम इतनी आसानी से ये सब जोड़ जाड़ के नहीं बता पाता।
इस टॉपिक को सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाने वाला ही बता सकता है इस तरीके से, नहीं तो वो अंधे का हाथी हो जाता है। पाँव को हाथ लगाता है अंधा आदमी, वो बोलता है पाँव मतलब हाथी होता है सूंड को प्रोबोसिस, उसका जो ट्रंक है उसको हाथ लगाएंगे तो कहेंगे यही हाथी है। कंप्लीट हाथी उसी को दिखाई देगा जो सब पूरा कंप्लीट देखेगा। पेनोरमिक व्यू होना चाहिए पूरा कंप्लीट, और वो तभी दिखता है जब आपका सभी सब्जेक्ट पे पकड़ हो, आप नहीं देख सकते अदरवाइज। इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुद के ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 99% कोचिंग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग लोग पढ़ाते हैं, बच्चे अलग अलग लोगों से अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जोड़ना कोई भी नहीं बताता, इन सबको आपस में जोड़ेंगे कैसे, जबकि ये एग्ज़ाम जोड़ने की एग्ज़ाम है, इन सब्जेक्ट को जोड़ने की एग्ज़ाम है ये। उसका कोई लेक्चरर नहीं है, उसको लेक्चर देने कोई नहीं आता क्योंकि सभी स्पेशलिस्ट हैं। आ गया ना समझ में? स्पेशलिस्ट क्या करेंगे, अपने अपने हिस्से का बता के चले जाएंगे, जोड़ेगा कौन? जैसा मैं अभी जोड़ के बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट उधर, ज्योग्राफी भी बता रहा हूँ, ये ज्योग्राफी में वहाँ ये पढ़ लेना, फिर अलग अलग हिस्से का होमवर्क अलग अलग बार करने जाओ, अलग अलग तरीके से करने जाओ, और फिर मर्जी से आप अपना जोड़ते रहो अपनी अकल से जितना जोड़ सकते हो। नहीं जोड़ पाए तो यूपीएससी तो पूरा पूछता है, वो तो बोल देगा सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक कारण बताइए, राजनीतिक पूर्वापेक्षाएं बताइए, ऐतिहासिक संगठन बताइए इसका, तो सारे सब्जेक्ट पूछ लिया उसने। तो फिर ये जोड़ेगा कौन? क्लियर? चलिए, तो क्या बात की हमने? रेसिज्म, ठीक है ना? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा रेस की डेफिनेशन, व्हाट आर रेशियल ट्रेड्स, प्रजाति गुण क्या होते हैं, प्रजाति लक्षण क्या होते हैं, हाउ मेनी रेसेस फाउंड इन इंडिया, कितने प्रजातियां भारत में होती हैं, वर्ल्ड में कितनी होती हैं, भारत में कितनी होती हैं। भारत में अच्छी खासी होती हैं, वर्ल्ड की 70% भारत में होती हैं। इसका मतलब तभी तो डाइवर्सिटी है। जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन हिटलर यही तो कहता था कि जूस हैं इनको हटाओ क्योंकि हमारी नस्ल की शुद्धता को खराब कर रहे हैं। रेस का जो प्योरिटी वाला कंसेप्ट था ना उसका, वो तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथनिक वाला तो कल्चर हो गया, अभी बताया था आपको, कल्चरल डाइवर्सिटी। इसको हम लास्ट में ले लेंगे, जब रीजनलिज्म लेंगे तो फिर इसी को आधार बनाना पड़ेगा। अभी हम ले लेते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आज हम ये करेंगे, कल बची हुई डाइवर्सिटी करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इस टाइप की सारी चीज़ें। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा लिंग्विस्टिक वाला तैयार करिए। लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लैंग्वेज, स्वतंत्रता के पहले भी रहा है। जेवीपी कमेटी है ना, और हम लोग बोलते थे ना उसमें, तो बाद में धर कमीशन, सबसे पहले धर कमीशन, और स्वतंत्रता के समय में ही जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे तब भी ये बात उठी थी कि क्या इस पे चर्चा कर लें, लैंग्वेज वाले पे, क्या स्टेट का गठन हम इसी आधार पे नहीं कर दें। पर उन्होंने कहा नहीं, अभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, कश्मीर इशू था, हैदराबाद इशू था, और भी चीज़ें उस समय में चल रही थी, दंगे हो रहे थे पूरे भारत में, तो थोड़ी सी और दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो उन्होंने इसको पेंडिंग कर दिया। और बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, वही फजल अली और वो सब 1956 में, जिसमें मध्य प्रदेश भी बना था 1 नवंबर 1956 को, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो बेस था वो लैंग्वेज था, लिंग्विस्टिक बेस था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक फार्मूला, और उसका सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश।
और सरकारी कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाला जो बात आती है ना, वो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी, ठीक है ना। साथ में सपोर्ट में एक्स्ट्रा सपोर्ट में लैंग्वेज, सपोर्टिंग लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश बनी रहेगी, बाकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी देवनागरी। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी देवनागरी, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, राजभाषा, राजभाषा हिंदी 343। हाँ ठीक है, तो आर्टिकल भी लिख लीजिएगा और राजभाषा लिख लीजिएगा। उसके साथ ही ये बना हुआ था, लेकिन 15 साल के लिए। उस समय में क्या डाल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय 1950 में 15 ईयर के लिए इंग्लिश को सपोर्ट में रखेंगे। नेहरू भी परेशान रहे, लाल बहादुर शास्त्री भी, लाल बहादुर शास्त्री खुल के आकर के बोल गए कि अब समय आ गया है और यूपीएससी में हिंदी में भी पेपर होंगे, तो इसलिए भले ही तमिलनाडु में एग्ज़ाम हो, पेपर 2 लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। यूपीएससी 2 में पेपर निकालता है, क्वेश्चन पेपर आते हैं ना 2 में। लाल बहादुर शास्त्री की घोषणा थी। फिर इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने भी जो है हिंदी की और बट उनके समय में जो 1963 के समय में तमिलनाडु में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ भूख हड़ताल हुई, वहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया और उन्होंने कहा कि नेवर हिंदी इंग्लिश फॉर एवर, नेवर हिंदी इंग्लिश फॉर एवर के नारे गूंजने लगे कि इंग्लिश हमेशा रहेगी, हिंदी कभी नहीं रहेगी। और ये जो आंदोलन भाषा के आधार पर खड़ा हुआ, बहुत दंगे हुए, बहुत नुकसान हुआ जान माल का और बहुत बवाल हुआ। तब जाकर के फिर कहा गया कि नहीं, ये लंबे समय तक हम अभी इसको बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, अभी ये बनी रहेगी, हिंदी के साथ इंग्लिश बनी रहेगी, अभी इंग्लिश को नहीं हटा रहे हैं। ठीक है, कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश बनी रहेगी। तो आज की स्थिति यही है कि इंग्लिश बनी हुई है। तो लिंग्विस्टिक वाला आधार, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो समझ में आ गया आपको, लैंग्वेज कितनी है, कौन से हैं। फिर उसके आधार पे राज्य भी बन गए, यहाँ तक कि हम मद्रास राज्य कहते थे उसको, तो उसका नाम तमिलनाडु लैंग्वेज के नाम पर है। बम्बई स्टेट था, बम्बई स्टेट को हम महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया, गुजरात गुजराती लैंग्वेज के आधार पर महाराष्ट्र। और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल जो बाद में सेसेशनिस्ट वाला हुआ और सेपरेटिस्ट मूवमेंट लेके आया वो था पंजाब, पंजाबी भाषा, सिख धर्म, वो उसमें धर्म का झगड़ा भी, भाषा का भी, क्षेत्र का भी, रीजनल का भी और एथनिसिटी का भी और रेस का भी। पंजाबी रेस है, उनके शारीरिक लक्षण अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, रीज़न अलग है, ठीक है, मतलब सब कुछ अलग है। ये जितना भी डाइवर्सिटी उसमें वो सब में फिट होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए। तो वो सेसेशनिस्ट, पृथकतावादी आंदोलन। तो भाषा के आधार पर अलगाव की भावना, अलग होने की भावना कि हम आप जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। तो इससे बहुत सारे पृथकतावादी ताकतों को, सेपरेटिस्ट जो पावर्स थे, उनको मदद मिली। बट उसके बावजूद भी इंडिया तो एक है ना, क्योंकि हम लोग कानूनी रूप से कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक यूनियन है, ठीक है। तो ये यहाँ आपको समझने के लिए यहाँ ऐसा क्रोनोलॉजी आपको लिखनी है, भाषा के ऊपर कब कब क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो पुनर्गठन आयोग, भाषा आयोग, भाषा आयोग भी है, लैंग्वेज कमीशन भी है। और अभी सरकार ने जब रिपोर्ट दी, संसद की समिति ने जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी लैंग्वेज के ऊपर, तो ये मुद्दा फिर उठा है। इसलिए इस साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर आता है और अमित शाह के यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का।
तो अभी इस साल कुछ हो सकता है, इसलिए यूपीएससी भी सचेत है और मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई न कोई क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर बनेगा। तो इस बार फिर बखेड़ा खड़ा होने का, इसीलिए आपने देखा होगा स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके कमेंट आते रहते हैं। तो तमिलनाडु में यदि आप हिंदी बोलते हैं तो एक अपराध जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे क्राइम है। हिंदी के प्रति एक नफरत है कई राज्यों में, हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदी बोल करके एक तरह से आप उनको चिढ़ा रहे होते हैं, इसलिए हिंदी फिल्में, तमिल फिल्में बात होती है ना इस तरह से। तो ये बहुत अलग चीज़ है, उनका भाषा के साथ राजनीति है, तो इसके साथ पॉलिटिक्स, लैंग्वेज के साथ पॉलिटिक्स बहुत हुई है। ठीक है, शुरुआत में कई लोग जो ऐसे थे जो भाषा को जो है वो हिंदी भाषा के फेवर में थे। गांधी जी तो थे ही, गांधी जी तो हिंदी भाषा ही चाहते थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज वाला और भी है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो है लैंग्वेज के आधार पर बने हुए तमाम ट्राइब्स का नाम जो है वो लैंग्वेज के आधार पर। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा लैंग्वेज, भारत में कितनी लैंग्वेज है, क्या है। अभी हम लिटरेचर में जाएंगे उधर, जब कल्चर पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे तो लैंग्वेज का लिटरेचर वो अलग विषय है, वो अभी हम यहाँ लेके नहीं आते। ठीक है, भाषावाद यहाँ है, भाषावाद। तो ये समझिए। अब आइए थोड़ा सा रिलीजन की शुरुआत कर देते हैं। आज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कल जाएंगे उसमें, रिलीजन। तो 4-5 बड़े रिलीजन है हमारे यहाँ, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियनिटी। ये 2 प्रकार की डाइवर्सिटी है रिलीजन में, इंटर रिलीजन एंड इंट्रा रिलीजन। इंटर रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो डाइवर्सिटी है ये इंटर रिलीजन डाइवर्सिटी। और खुद हिंदू के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट हैं, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। ठीक है ना, अलग अलग तरह के साधु होते हैं, अलग अलग शंकराचार्य हैं, कितने ही तरह के सेक्ट हैं। मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी। ऐसे ही क्रिश्चियन में जाएंगे तो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, उसको बोलेंगे इंट्रा डाइवर्सिटी। इंट्रा डाइवर्सिटी विद इन रिलीजन, एक ही धर्म के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग धर्मों की डाइवर्सिटी। 2 तरह की प्रॉब्लम है इंडिया में, केवल धर्मों का झगड़ा नहीं, एक ही धर्म के अंदर दूसरे संप्रदायों का भी झगड़ा है। वो एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। सिंहस्थ होता है, कुंभ होता है, तो आप देखते हैं कि साधुओं में तलवारें चलती, हत्याएं हो जाती। गंगा स्नान के लिए पहले स्नान कौन करेगा, उसका पंगा है बहुत बड़ा। ये शंकराचार्य ठीक नहीं बोलते, ये नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, बहुत झंझट है। इतना आसान नहीं। मठों की लड़ाइयाँ उधर मुसलमानों में शिया सुन्नी का विवाद होता रहता है, झगड़ा होता है, एक दूसरे के ऊपर हमला हो जाता है, जुलूस पे हमला हो जाता है, पथराव होता है। रमजान के दिनों में, रमजान नहीं, मुहर्रम के दिनों में दिक्कत आती है। वो मातम मनाते हैं और वो उनको पीटते हैं। पाकिस्तान में भी होता है। ईसाइयों में बहुत बड़े झगड़े हैं, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, तो झगड़े बहुत हैं धर्म के। तो सबसे पहले तो क्या है रीजनल रिलीजन, रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता क्या है? तो ये है विश्वास के आधार पर, टेक्स्ट के आधार पर, टेक्स्ट को मानने के आधार पर भी है। जैसे दयानंद सरस्वती की 150वीं वर्षगांठ है जन्म की, तो 150वां हम मना रहे हैं। तो इस बार आर्य समाज, अब आर्य समाज वेदों को मानता है। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय है, ये वाला संप्रदाय है। तो ये तरह तरह के संप्रदाय हैं। कबीर वाला, कबीर भी भगवान को मानते हैं। कबीर भगवान को मानते हैं, लेकिन वो सगुण उपासना नहीं करते, निर्गुण में मानते हैं। तो कबीरपंथी लोग भी हिंदू हैं, ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं।
लेकिन ईश्वर को उस रूप में नहीं मानते, मूर्ति के रूप में नहीं मानते। तो मूर्ति को मानने वाले, मूर्ति को नहीं मानने वाले, ये तरह तरह के संप्रदाय हैं और इनकी मत भिन्नताएं हैं। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज रिलीजन? तो रिलीजन जो है उसकी परिभाषा लिखिए, फिर कितने प्रकार के रिलीजन हैं, फिर इंटर और इंट्रा वाला भेद लिखिए, और फिर इंडिया में स्पेसिफिक स्थिति देखिए। तो एक और होता है जनजातीय धर्म, ट्राइबल रिलीजन, वो उनका एक यूनिक होता है। ट्राइबल का अपने देवी देवता अलग होते हैं, ट्राइबल रिलीजन। और एथिस्ट, एक नया समुदाय उभरा, एथिस्ट, जो किसी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, ये सब करने के बाद में फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखना होगा कि कल्चर और रिलीजन को बचाने वाले फंडामेंटल राइट्स, जिसमें उनको अपने धर्म के संस्थानों की रक्षा करना, उसके लिए चंदा करना और उन सब के अधिकार हैं। बात आती है ना, इसे अपना कल्चर बचाने का, अपनी संस्कृति और अपनी धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। हिंदुओं में ट्रस्ट होते हैं, उनमें वक्फ बोर्ड होता है मुसलमानों में, तो ये चीज़ें आएंगी। इसका फिर आप उसके साथ जोड़ सकते हैं 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके साथ जोड़ करके मुद्दे को उधर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सोशल इश्यूज में आ जाएगा। रिलीजियस, हमारे कानून जो हैं वो रिलीजियस हैं, हम लोग उससे शासित होते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ धर्म के आधार पर है। हमारे सिविल लॉ जो हैं, शादी करने के, तलाक देने के, उत्तराधिकार के, सक्सेशन के, प्रॉपर्टी के, किसके आधार पर है? धर्म के आधार पर है, रिलीजन बेस्ड है। इसलिए वो उसको चाहते हैं कि ये हम लोग यूनिफॉर्म कर दें, रिलीजन आधार ना रहे, एक जैसा रहे। जैसे आईपीसी सबके लिए है, वैसे ही पर्सनल लॉ ना हो, बल्कि यूनिवर्सल लॉ हो। ठीक है ना, तो ये वहाँ तक ये मुद्दा जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है, तो ये मुद्दा वहाँ तक जाएगा, रिलीजियस डाइवर्सिटी। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कल, वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो कम्युनल कौन है? क्या जो दाढ़ी रखता है और नमाज पढ़ता है वो कम्युनल है? क्या जो तिलक लगाता है और मंदिर जाता है और हवन करता है वो कम्युनल है, भगवा कपड़ा पहनता है? कम्युनल वो है जो धर्म के नाम पर वोट लेता है, कम्युनल वो है। संप्रदायवाद का मतलब, कम्युनलिज्म का मतलब ये है कि रिलीजन जो है विश्वास का प्रतीक है, पूजा पाठ निजी विश्वास की बात है। तो व्यक्ति भगवा कपड़ा पहने, दाढ़ी रखे, नमाज पढ़े, मंदिर जाए, हवन करे, पूजा करे, तिलक लगाए, जनेऊ पहने, ये सब चीज़ें कम्युनल नहीं है, ये रिलीजियस हैं, इसको रिलीजन बोला जाएगा। लेकिन जो चुनाव होते हैं, जिसमें आपको नेता बनना है, जिसमें जाकर के सड़क बनानी है, जिसमें स्कूल बनाने हैं, वहाँ जाकर के आपको हॉस्पिटल बनाने हैं, वहाँ जाकर के जनता की सुविधाओं का ख्याल रखना है, देश की आर्थिक प्रगति को देखना है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को देखना है, देश के विकास को देखना है, देश के लोगों से टैक्स लेना है और देश के लोगों को उस टैक्स के बदले सुविधाएं देनी है और उनके विकास का काम करना है, युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं की स्थिति को सुधारना है, गरीबों की गरीबी दूर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और दुनिया के दूसरे देशों से आगे निकलने की कोशिश करना है। ये वोट लेते समय में आपको ये बातें करनी चाहिए, चुनाव के दिनों में आपको इस पर फोकस करना चाहिए, जनता को इन मुद्दों का पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखना चाहिए कि अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में बताइए आप क्या करेंगे, आप भी बताइए क्या करेंगे, हम विचार करेंगे, दोनों में से जो बढ़िया करेंगे उनको हम वोट देंगे। लेकिन बीच में आ जाता है रिलीजन। इतने समय तक कांग्रेस का था तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, अपीजमेंट की बात होती है कि उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया मुसलमान वोटों के लिए।
अब बीजेपी आ गई तो बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो हिंदू वोटों के लिए हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं, मंदिर बनाते हैं या इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं, और वो तो दोनों पार्टियों पे अलग अलग आरोप लगते हैं। तो ये आरोप क्यों लगते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है राजनीति की सियासी दुकानदारी, धर्म की सियासी दुकानदारी, धर्म की सियासी दुकानदारी। पॉलिटिकल ट्रेड ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल ट्रेड ऑफ रिलीजन, धर्म का राजनीतिक व्यापार, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। डेफिनेशन समझ में आ गई? क्लियर? अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज कम्युनल एंड व्हाट इज रिलीजन। संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है? संप्रदायवाद, सॉरी संप्रदाय नॉट संप्रदाय, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद और धर्म में क्या अंतर है? संप्रदायवाद और धर्म से तब अलग हो जाता है जब आप पूजा पाठ करते हैं तब तक दिक्कत नहीं है, मंदिर जाते हैं तब तक दिक्कत नहीं है, भगवा पहनते हैं तब तक दिक्कत नहीं, उधर वो नमाज पढ़े, दाढ़ी रखे, मर्जी आए जो करे उसके धर्म के हिसाब से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, तब आप रिलीजन को जब बीच में लेके आते हो और उसकी दुकानदारी करने लगते हो, उसका ट्रेड करने लगते हो, व्यापार करने लगते हो, इसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है, संप्रदायवाद कहा जाता है। क्लियर? तो यही थोड़ा सा हम कल आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। चलिए, तो शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की